बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा कोएगुलेशन फार्माकोथेरेपी। कोएगुलेशन ये हमारे पास नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी में जो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना बाय सम क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कोएगुलेशन इसमें होता क्या है, जो हमारा लिक्विड ब्लड है ना वो कन्वर्ट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। अब हम लोगों ने कोएगुलेशन जैसे नॉर्मल प्रोसेस था, कोई मसला आ गया, कहीं पे ट्रामा आ गया, कहीं पे इंजरी हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कोएगुलेशन होती है। लेकिन अब हमारे पास जो है वो कुछ मसला आ गया जिसके हम लोग कोएगुलेशन में अब हम लोग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिर उन पैथोलॉजिकल उन डिजीज़ के लिए फिर हम लोगों को क्या चाहिए, थेरेप्यूटिक नीड, उसके लिए पढ़ेंगे, मैनेजमेंट थेरेपी पढ़ेंगे और थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। किस चीज़ के लिए? कोएगुलेशन के लिए। अगर कोएगुलेशन जो है या ज़्यादा हो गई या नहीं हो रही तो उसके लिए हमारे पास थेरेप्यूटिक नीड की ज़रूरत होगी। तो कोएगुलेशन मॉडिफाइड ड्रग्स, हमारे पास कौन सी ड्रग्स है जो कि कोएगुलेशन को मॉडिफाई करती हैं? अगर कम है तो ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा है तो कम करती है। तो सबसे पहले ड्रग है एंटीकोएगुलेंट्स। ये क्या करती है? इनहिबिट करती है फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स को, तो हमारे पास क्लॉट नहीं बनता। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है ये इनहिबिट करती है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को, तो हमारे पास प्लेटलेट्स का प्लग नहीं बनता। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो है ये क्या करती है? ये ब्रेक करती है। थ्रोम्बोलिटिक नाम से ही जाहिर है, थ्रोम्बो किसको बोलते हैं? थ्रोम्बस हम लोग ब्लड क्लॉट को बोलते हैं। लिटिक मीन्स लिटिंग ब्रेक डाउन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये ब्रेक डाउन करती है जो एग्जिस्ट क्लॉट, हमारे पास क्लॉट जो बन गया है ना किसी आर्टरी वेजल में, जिसने किसी आर्टरी या वेजल को ब्लॉक कर दिया है, तो उस क्लॉट को अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे ताकि वो जो वेजल है वो ओपन हो जाए। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं? वो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं। हीमोस्टैटिक और एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स, अब ये कौन सी ड्रग्स है? हीमोस्टैटिक नाम से ही जाहिर है। एंटी हीमोस्टैटिक के हीमो मीन ब्लड, स्टैटिक मीन स्टॉप, ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड की ब्लीडिंग को स्टॉप करे। और फिब्रिनोलिटिक का मतलब है जो फिब्रिन को ब्रेक करे, लेकिन एंटी फिब्रिनोलिटिक का मतलब है जो वो ड्रग्स जो कि फिब्रिन को ब्लॉक करती हैं। अब उनको हम लोगों ने उन सब्सटेंसेस को हम लोगों ने क्या करना है? इनहिबिट करना है। वो सब्सटेंसेस जो कि फिब्रिन को ब्रेक करती हैं, अब हम लोगों ने उन केमिकल्स को क्या करना है? इनहिबिट करना है कि ताकि फिब्रिन ब्रेक ना हो और ब्लड की क्या हो, हम लोग कोएगुलेशन को प्रोमोट कर सकें। हीमोस्टेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ब्लीडिंग है वो आफ्टर इंजरी जो ब्लीडिंग होती है ना, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है ब्लड वेजल में से, तो उसको हीमोस्टेसिस बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन सब्सटेंसेस डेट प्रमोट क्लॉट फॉर्मेशन। तो इस हीमोस्टेसिस में कोई एक केमिकल, कोई एक कंपाउंड नहीं इन्वॉल्व होता है। ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड को या ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स ये वो ड्रग्स है जो कि कोएगुलेशन को इनहिबिट करती है, हीमोस्टेसिस को इनहिबिट करती है। तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ब्लड क्लॉट पे, लेकिन जो बन गया, जो क्लॉट हमारे पास जो है वेजल में बन चुका है, वेजल में पाया जाता है, इन ड्रग्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इन ड्रग्स का क्या काम है? ये हम लोग ज़्यादातर इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि हमारे पास इस तरह का कोई क्लॉट ना बने। जो क्लॉट बन गया अब मजीद और क्लॉट्स ना बने, या फिर वो जो क्लॉट है वो और बड़ा ना होता जाए। तो हम लोग ये प्रोफाइलेक्टिकली क्यों यूज़ करते हैं? कि हमारे पास जो है वो क्लॉट की फॉर्मेशन ना हो, लाइक थ्रोम्बस ना बने, एम्बोलिस ना बने। थ्रोम्बस और एम्बोलिस में क्या डिफरेंस है? थ्रोम्बस जो है हमारे पास ये वो ब्लड क्लॉट है जो किसी आर्टरी या वेन के साथ स्टिक हो जाता है और वहाँ पे उस आर्टरी या वेजल को ब्लॉक कर देता है। एम्बोलिस जो है ये हमारे पास ऐसा क्लॉट है जो कि मूवेबल है, जो मूव करता है फुल बॉडी में, और मूव करते करते जाके किसी ना किसी एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई को इनहिबिट कर देता है। कोएगुलेशन सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? कैस्केड सिस्टम भी जिसे बोलते हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। इन सब फैक्टर्स का काम क्या होता है? इन सब फैक्टर्स का काम यही होता है कि वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करे और फिब्रिन क्या करे? ब्लीडिंग को स्टॉप करे। फिब्रिन ही क्या बनाता है? क्लॉट फॉर्मिंग सब्सटेंस। फिब्रिन क्या है? क्लॉट फॉर्मिंग सब्सटेंस। यही जो है वो ब्लड क्लॉट बनाते हैं और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। हमारे पास कोएगुलेशन सिस्टम में दो पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे।
अब ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में इस तरह हो गया कि हमें बाहर से कोई चोट लग गई है, किसी के सर में लग गई है, तो वेजल्स जो है वो डैमेज हो गई। तो वेजल जब डैमेज होती है तो यहाँ पे क्या होता है, कोलेजन जो है वो एक्सपोज हो जाता है, जो क्या करता है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 7 जो है ये किस चीज़ को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 3 एंड कैल्शियम। फैक्टर 10 जो है ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 के साथ मिलके ये प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करती है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फॉर्म हमारे पास आ गया, ये क्या करता है, ये फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन फिब्रिन बन गया हमारे पास। अब ये फिब्रिन जो है सोलबल फॉर्म से इनसोलबल फॉर्म में आ जाता है, ताकि वो क्लॉट हमारे पास क्या हो, वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, हमारे पास क्लॉट जो है वो बन जाए। बट इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मदद से ये बनता है, फिब्रिन इनसोलबल फॉर्म में कब जाता है, जब ये जो फैक्टर फैक्टर 13 है ये एक्टिवेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 2। तो ये फैक्टर 13 जो है वो फिब्रिन सॉल्युबल फॉर्म को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, ताकि क्लॉट जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके और डिजोल्व ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो रेड कलर से जो शो किए गए हैं ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हेपरिन इनहिबिट करता है। और ये जो ब्लू कलर से जो शो किए गए हैं, लाइक फैक्टर 10, फैक्टर 2, थ्रोम्बिन जो है, और फैक्टर 13, इनको, ये जो है विटामिन के डिपेंडेंट है, इनकी एक्टिवेशन के लिए विटामिन के चाहिए। तो हम लोग इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, जब हेपरिन को इनहिबिट कर ले, जब हेपरिन जो है वो ना दे। और ये वाले जो फैक्टर्स हैं इसको तब इनहिबिट कर सकते हैं जब हम क्या करें, विटामिन के जो है वो सप्लाई ना करें। और ये वाले फैक्टर्स तब इनहिबिट कर सकते हैं जब हम लोग हेपरिन दें, हेपरिन इनको इनहिबिट करेगा। फिर हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है, जब बॉडी में अंदर ही किसी वेजल में डैमेज आ जाए, कैसे, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, मे बी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, मे बी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो वहाँ पे इंटरनल जब डैमेज आ जाता है तो वहाँ पे वेजल में कोलेजन एक्सपोज होता है, जो कि फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 11 जो है ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 9 जो है ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फिर फिब्रिन इंसोल्युबल फॉर्म में आता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 13। तो ये है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, एंटी कोएगुलेंट्स, ये कौन सी ड्रग्स है जो कि कोएगुलेशन को इनहिबिट करती हैं, क्लॉट्स नहीं बनने देती। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है ड्रग पे। सबसे पहले इसमें हमारे पास ये क्या करती हैं, ये एग्जिस्टिंग क्लॉट्स को नहीं डिसॉल्व करती है। हमारे पास जो क्लॉट बन गया अब उसको ये नहीं डिसॉल्व करती। इनका काम है कि मजीद क्लॉटिंग को, क्लॉट्स बनने को रोकना, क्लॉट्स नहीं बनने देते। जो बन गए अब उसको ये डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ और ड्रग्स हैं। हेपरिन ने सबसे पहले, ये लो मॉलिक्यूलर हेपरिन में हमारे पास एनोक्सापरिन आता है, जिसे हम लोग, ब्रांड नेम इसका क्लेक्सेन है। क्या करता है, कोगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करता है और क्लॉट फॉर्मेशन जो वो नहीं होने देता। फिर हमारे पास वारफरिन है, ये भी क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। एंटी प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन आल्सो प्रिवेंट, मकसद हमारा क्या होता है कि स्ट्रोक ना हो। ऐसा होता है कि जो क्लॉट से ये ब्लड वेजल्स, जो हेड है हमारा, वहाँ पे ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देता है, तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जो है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये क्यों होता है, जब कोरोनरी आर्टरी का सप्लाई जो हार्ट की तरफ है वो वेजल ब्लॉक हो जाए तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होगी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो लेग्स में जो वेजल्स हैं वहाँ पे कोई क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो लेग्स की तरफ जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो ब्लड क्लॉट है वो मूव करते करते जाके लंग्स में किसी वेजल को जब ब्लॉक कर दे तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो इन सब कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, ये कंडीशंस हमारे पास ना हो, इस तरह की कोई कंडीशन हमारे पास ना आए, तो हम लोग एंटी कोएगुलेंट्स यूज़ करते हैं पहले से ही। कब देंगे एंटी कोएगुलेंट्स, क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करना है। कब इनहिबिट करना है, लाइक एक बार बंदे को स्ट्रोक हो गया उसके बाद हम लोग ये देंगे ताकि दोबारा हमारे पास स्ट्रोक ना हो, मजीद क्लॉट जो है वो बड़ा ना होता जाए। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में हम इसको देंगे। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास जो है
आर्टियल फिब्रिलेशन में क्लॉट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनने के। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, अनस्टेबल एंजाइना में, ताकि अगेन हमारे पास इस तरह के क्लॉट्स ना बने। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कि वो जो क्लॉट बन के वो बड़ा ना हो जाए और मजीद क्लॉट्स ना बने। इसी तरह पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इन डिवेलिंग डिवाइसेस, जब हम लोग मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स, जब हमारे हार्ट की जो वॉल्व्स हैं ना वो डिसफंक्शनल हो जाए तो हम लोग मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स यूज़ करते हैं। तो जब ये हार्ट वॉल्व्स यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि कोगुलेशन ना हो। और आर्थोपैटिक सर्जरीज जैसे जॉइंट सर्जरीज, बोन सर्जरीज, इन सर्जरीज में हम लोग क्या करते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं ताकि कोगुलेशन को इनहिबिट किया जाए। एडवर्स इफेक्ट्स एंटीकोएगुलेंट्स की क्या है कि ये ब्लीडिंग काज करता है। ज़ाहिर अगर थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो गई तो इंटरनली बॉडी के अंदर जीआईटी ब्लीडिंग काज करता है, मैं भी लोकलाइज और सिस्टमिक। इसके अलावा ये नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एडीआरस हैं। एंटीकोएगुलेंट्स में हमारे पास हेपरिन है। हेपरिन जो है ये, इसका लेवल हम लोग कैसे मॉनिटर करते हैं कि बॉडी में ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट करते हैं, जिससे हमें हेपरिन का जो है वो लेवल मॉनिटर करेंगे बॉडी के अंदर। गोल हमारा क्या है, थेरेप्यूटिक रेंज बेस्ड ऑन बॉडी वेट, बेस डोज हम लोग बॉडी वेट की बेस पे देंगे। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट जो है ये हमारे पास 1.5 to 2.5 टाइम के दरमियान आना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू, अगर हमारे पास ये नॉर्मल ये वैल्यू आ रही है इस टेस्ट की, तो मतलब हमारी जो थेरेपी है वो सही जा रही है। पेरेंट्रल आईवी बोलस फॉलो बाय इन्फ्यूजन। अच्छा, हम लोग पहले आईवी बोलस लगाएंगे देन इन्फ्यूजन देंगे, और इसको किसी दूसरी मेडिकेशन के साथ मिक्स नहीं करना। हाफ लाइफ इसका 1 to 2 आवर है। इफेक्ट को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, प्रोटामीन सल्फेट, अगर डोज ज़्यादा हो गया तो एंटीडोट हम लोग प्रोटामीन सल्फेट यूज़ करेंगे। कहाँ से लेते हैं हम लोग हेपरिन, शीप, काउज और पिग्स से। हेपरिन को हम लोगों ने क्या करना है, मॉनिटर करना है। जब पेशेंट को देंगे तो हम लोगों ने इसका लेवल मॉनिटर करना है, नहीं तो एडीआर आ सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। एंटीकोगुलेंट इफेक्ट सीन इमीजिएटली, और लैब वैल्यूज हमें देखनी चाहिए। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये देखना चाहिए। आईवी डोजेज आर यूजली डबल चेक्ड विद अनदर नर्स, तो डबल चेक, क्रॉस चेक होना चाहिए। इंश्योर करना है कि जो सबकुटेनियस डोज है उसको सबकुटेनियस ही दिया जाए, ना कि आईएम दिया जाए। और सबकुटेनियस डोजेज शुड बी गिवन इन एरियाज ऑफ डीप कुटेनियस फेट एंड साइड्स रोटेटेड। सबकुटेनियस जो इंजेक्शन है वो ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हमें डीप सबकुटेनियस फेट्स नजर आए। और आज जब एक जगह पे इंजेक्शन लगा दी, कल को दूसरी जगह पे लगानी है, उसी जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाना। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस हमें देखने चाहिए। अच्छा, हमारे पास फिर एक हेपरिन, दूसरा है लो मालिक्यूलर वेट हेपरिन, जिसमें हमारे पास एनोक्सापरिन एंड डेल्टिपरिन आ जाता है। मोर प्रेडिक्टेबल एंटीकोएगुलेंट रिस्पॉन्सेज का डोंट गिव रिक्वायर फ्रीक्वेंट लैब मॉनिटरिंग। और इसको हेपरिन के लिए उसको बहुत एहतियात से यूज़ करना होता है, उसके लिए हम लोग बार बार लैब वैल्यूज़ चेक करते हैं, लेकिन इसके लिए लैब मॉनिटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। सबकुटेनियसली देते हैं, वो साइड्स को रोटेट करके देना है। और इसको होम घर के लिए भी पेशेंट को दे सकते हैं कि आप लोग इसको घर में भी लगा सकते हैं। ब्लीडिंग के प्रिकॉशंस का बताना चाहिए, और प्रोटामीन सल्फेट जो है दे सकते हैं एज एंटीडोट, मगर ये इतना इफेक्टिव नहीं है अगर एक्सेसिव कोई एंटीकोएगुलेशन हो तब। फिर हमारे पास वारफरीन सोडियम है, जिसका ब्रांड नेम क्यूमेडीन है। ये हम लोग ओरली यूज़ करते हैं लेट आफ्टरनून टाइम, सेम ही टाइम पे, रोज़ाना एक ही टाइम पे इसको यूज़ करना है। मॉनिटर कैसे करेंगे इसका लेवल, ब्लड में बाय आईएनआर टेस्ट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो 2 to 4, अगर इसकी वैल्यू आई तो 2 to 4 तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो वारफरीन को स्टॉप कर दें। प्रोथ्रोम्बिन टाइम लैब स्पेसिफिक होगा, 1.5 to 2.5 टाइम्स द कंट्रोल, 12 to 15 सेकेंड। डोज को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आईएनआर वैल्यू। फाइटोनाडवाइन जो है ये विटामिन के है, इस अगर हमें वारफरीन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये इसका एंटीडोट है। वारफरीन के लिए फार्मासिस्ट के लिए क्या, वारफरीन पे फार्मासिस्ट की क्या इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए। फार्मासिस्ट क्या करे, एसेस करे पेशेंट की हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी एलर्जीज, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, बेसलाइन वाइटल ऑर्गन्स,
लैब वैल्यूज़ देखे, फार्मासिस्ट ड्रग इंट्रैक्शंस देखे, और एबनॉर्मल ब्लीडिंग की हिस्ट्री देखी कि कहीं पहले तो नहीं हुई कोई इसको ब्लीडिंग. Usually started 2 to 3 days prior to heparin infusion being discontinued until PTINR levels indicate adequate anticoagulation. Full therapeutic effect takes several days. Monitor PTINR regularly, keep follow-up appointments. एंटीडोट इसका क्या है? विटामिन के. क्वेश्चंस क्या है? हम लोगों ने इसके साथ बहुत सारी हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक कैप्सिकम, गार्लिक, जिंजर, जिंको, जिनसंग, फीवर फ्यू. ये यूज़ नहीं करने जब भी हम लोग जो है वो एंटीकोगुलेंट्स लेंगे. फिर हमारे पास एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स आती हैं. ये हम लोग कहाँ देते हैं? ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट है इसका, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फैटल एंड नॉन फैटल स्ट्रोक्स. और एडवर्स इफेक्ट्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्रग. एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स ये वो ड्रग्स है जो कि प्लेटलेट्स को इनहिबिट करती हैं, तो कोएगुलेशन हमारे पास नहीं होगा. एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है वो प्रिवेंट करती है प्लेटलेट की एडहेशन को. तो ये कौन सी ड्रग है हमारे पास? एस्प्रिन है, डाइपाइरिडामोल है, क्लोपिडोग्रिल है, टेरोफिबन है, टेक्लोपाइडिन है, एप्टिफेटाइड है. ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं? ये हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है, प्लेटलेट्स को इनहिबिट करती है. तो जब भी ब्लड वेजल में इंजरी आती है तो वहाँ पे सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है. क्यों होती है? ताकि ब्लड फ्लो या फिर वो वहाँ से ना ब्लीडिंग कम हो. दूसरा, वहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 ये रिलीज हो जाता है. ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, और यहीं पे कोलेजन जो एक्सपोज होता है वो क्या करता है? इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है. और फिर यही प्लेटलेट्स और कोलेजन जो है वो आगे प्लेटलेट्स और एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन वगैरह को एक्टिवेट करके एट द एंड हमारे पास जो है वो स्टेबलाइज प्लेटलेट फिब्रिन प्लग बन जाता है, जिसे हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं. अच्छा, हमारे पास क्या होता है? ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो कैसे बनता है? तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन के इंटरमीडिएट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज 1. और इस प्रोस्टाग्लैंडिन से देन हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 भी बनता है और प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनता है. थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम क्या है? ये कंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन काज करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ब्लड क्लॉट बनाता है. जबकि प्रोस्टासाइक्लिन ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन ये डायलेशन काज करता है, इनहिबिट करता है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को. फार्मासिस्ट की इम्प्लीकेशंस क्या है ड्यूरिंग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स? कंसर्न एंड टीचिंग टिप्स सेम एज फॉर एंटी कोएगुलेंट्स. डाइपारिमिडामोल को हम लोग क्या देंगे? एम्प्टी स्टोमक पे देंगे. ड्रग इंटरेक्शंस हमने देखनी है, एडवर्स रिएक्शन को रिपोर्ट करना है, मॉनिटर करना है एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग को. एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं? फिब्रिन की लाइसिस को प्रिवेंट करती है, तो हमारे पास जो है क्लॉट जो है वो नहीं टूटेगा, और ये प्रोमोट करता है क्लॉट की फॉर्मेशन को. किस लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपर फिब्रिनोलाइसिस और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस. एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स में हमारे पास अमाइनो कैप्रोइक एसिड है, डेस्मोप्रेसिन है, सिमिलर टू एडीएच, आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस. तो डेस्मोप्रेसिन जो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग जो है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, और साथ में ये फिब्रिन को क्लॉट को भी जो है वो उसको भी ब्रेक नहीं करता. इंडिकेशंस क्या है? कहाँ पे हम लोग ये ड्रग्स देंगे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए? हाइपर फिब्रिनोलाइसिस में हम इसको देंगे, जहाँ पे फिब्रिन की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग जो है ये ड्रग्स देते हैं. सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में जब सर्जरी हो जाए और ब्लीडिंग स्टॉप ना हो रही हो, ऊजिंग ब्लड की बहुत ज़्यादा हो रही हो चेस्ट ट्यूब में से, सर्जिकल साइट में से, जहाँ पे सर्जरी हो जाए ना उस साइड पे, लाइक चेस्ट ट्यूब में से जैसे ऊजिंग होना ब्लड का. रिड्यूसिंग टोटल ब्लड लॉस एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है?
अनकॉमन है, माइल्ड इतने नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिसरिथमिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया इसके एडवर्स इफेक्ट्स है। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, ये कौन सी ड्रग है? ये वो ड्रग्स है जो कि ब्रेक करती है थ्रोम्बस को, ब्लड क्लॉट को। जो क्लॉट बन गया, अब इसको इसने क्या करना है? ब्लॉक करना है। तो उसमें हमारे पास जो पुरानी ड्रग्स हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज है। न्यूअर ड्रग्स हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, एनिसोलाइटेड प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो है ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एनेस्ट्रिप्लेज है, एल्टीप्लेज है, रेटिप्लेज है, टेक्निकटिप्लेज है, ड्रोट्रिकोगिन अल्फा है। ये हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स है। मैकेनिज्म इसका क्या? एक्टिवेट करता है फिब्रिनोलिटिक सिस्टम को टू ब्रेक डाउन द क्लॉट इन द ब्लड वेसल क्विकली, एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन एंड कन्वर्ट इट टू प्लाज्मिन। अरे थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का जो काम है क्या होता है? ये क्या करता है? ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। और प्लाज्मिन हमारे पास क्या है? ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। तो जो क्लॉट बनना होता है उसको ये डिसॉल्व कर देगा। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स को हम कहाँ देंगे? एमआई जब हो जाए, वही जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास जो है वो एमआई हो जाती है किसी भी क्लॉट की वजह से। आर्टरियल किसी आर्टरी में अगर थ्रोम्बस है, ब्लड क्लॉट है, डीवीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ज़ाहिर है वो भी वहाँ पे ब्लड क्लॉट है। इसके अलावा शंट्स और कैथेटर्स जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे जो क्लॉटिंग हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के दौरान हम लोग ये देंगे। एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक में भी हमारे पास वो ब्लड क्लॉट की वजह से ही तो हेड की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या है? सबकी जो एलडीआर तकरीबन क्या है? ब्लीडिंग है, इंटरनल इंट्राक्रेनियल सुपरफिशियल ब्लीडिंग काज करता है। इसके अलावा हमारे पास नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस, कार्डियक डिसअरिथमिया। फार्मासिस्ट के इम्प्लीकेशंस अब क्या है? वो क्या करेगा? पेशेंट की हिस्ट्री लेगा, मेडिकेशन हिस्ट्री लेगा, एलर्जी देखेगा, एलर्जीज देखेगा, पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसमें कि वो ले सकता है ये मेडिसिन, नहीं ले सकता, कोई किडनी इशू तो नहीं है, लिवर इशू तो नहीं, ये मैं ड्रग दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितना है, उस हिसाब से हम लोगों ने डोज को एडजस्ट करना है। वाइटल साइंस देखने हैं, लैब वैल्यूज़ देखनी है, ड्रग इंटरेक्शंस देखनी है, हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग कंडीशंस देखनी है। थ्रोम्बोलिटिक थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स में फार्मासिस्ट की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? वो क्या करेगा? फॉलो करेगा स्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस को फॉर प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मॉनिटर करेगा आईवी साइट पे ब्लीडिंग या रेडनेस या पेन ना हुआ हो जहाँ पे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं आईवी। और साथ में ये मॉनिटर करेगा गम्स या म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज या फिर इंजेक्शन साइट पे कोई ब्लीडिंग ना हो। ऑब्जर्व करेगा इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर, रेस्टलेसनेस और इंक्रीज पल्स। Education should include importance of regular lab testing. पेशेंट एजुकेशन, क्या पेशेंट को हमें क्या एजुकेशन देनी चाहिए कि वो रेगुलर बेस पे लैब टेस्टिंग करता रहे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साइन बताएं हम उनको कि आप लोगों ने ये नोट करना है, इस तरह की कोई ब्लीडिंग हो जाए तो हमें बताएं डॉक्टर को। और मैयर करे कि कोई ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, टिश्यू इंजरी ना हो जाए। अच्छा, वो पेशेंट जो है वो मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहन ले ताकि कहीं भी उनको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो जहाँ भी उसको कोई भी इशू आए तो उसका ब्रेसलेट देख के ही हमें बाकी जो लोग हैं उनको पता लग जाए कि ये जो है, ये जो पेशेंट है ये एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ कर रहा है, तो इसको जल्दी से इमरजेंसी में पहुंचाया जाए। अवॉइड करें वो फूड जिसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि विटामिन के कोएगुलेशन काज करता है। और वो कौन से फूड्स है? टोमेटोज, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें विटामिन के बहुत ज़्यादा है। और फिजिशियन से बात करें बिफोर टेकिंग अदर मेडिकेशंस लाइक ओटीसी प्रोडक्ट्स या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले वो अपने डॉक्टर से क्या करें? मशवरे ले कि ये मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। कोएगुलेशन मॉडिफाइड ड्रग्स, फार्मासिस्ट की क्या इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए? वो क्या करे? मॉनिटर करे थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एक्सेसिव ब्लीडिंग की को उसके साइंस को मॉनिटर करे, गम्स की ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लड यूरिन और ब्लडी यूरिन और स्पूटम को, वोमिटिंग ब्लड को। तो ये काम किसका है? फार्मासिस्ट का। और साथ में वो मॉनिटर करे एडीआर को, ब्लड प्रेशर को, हेडेक, हिमाटोमा फॉर्मेशन, हिमोरेज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को, चिल्स और फीवर को।
तो ये हमारे पास एंटी कोएगुलेंट्स के